हेलो दोस्तों, हम स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। यहाँ हम जो पीसीएस एग्ज़ाम्स की कल होने वाली है उसके लिए हम इकोनॉमिक्स के कोई मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देख रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल हैं। तो ऐसा कौन सा है जिसमें व्यक्ति और व्यक्ति के समूह होता है, वो निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिसमें व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल होते हैं, सरकारी नियंत्रण से प्रायः मुक्त रहते हैं, जो है निजी क्षेत्र हो हमारे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है। तो वो कौन है, प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है। प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जो प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करता है, जैसे किसान, कृषि, पशुपालन, वन उद्योग, मत्स्य पालन, ये सब क्या है, प्राथमिक क्षेत्र। और भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता यही है। और किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांशतः गतिविधियाँ किससे संबंधित होती हैं, कौन से क्षेत्र से संबंधित है, तो यह है प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होती है। किसी भी गतिशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होती हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, ये कृषि, वाहन, खनन आदि, ये सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जब हम चीन या गुड़ का उत्पादन करते हैं तो यह भारतीय अर्थव्यवस्था के अनुसार किस प्रकार के क्षेत्र की गतिविधि है। अगर हम चीनी से गुड़ बना रहे हैं तो ये कौन सी हमारी वो है, तो ये है आंसर नंबर ए, द्वितीय क्षेत्रक। तो ये कौन सा है, द्वितीय क्षेत्रक है। चीनी या गुड़ का उत्पादन भारतीय अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्रक के तहत है। द्वितीय क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्रक में क्या होगा, उसे उगाएगा। द्वितीय क्षेत्रक में उसका उत्पादन करेगा और तृतीय क्षेत्रक में उपभोग करेगा। चीनी है, ये देख सकते हैं। प्राथमिक क्षेत्र गतिविधियों को सीधे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किया जाता है, जैसे कृषि, खनन, मत्स्य पालन। और द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत वे उद्योग आते हैं जहां प्राथमिक क्षेत्र से उत्पादक सामग्री से तैयार उत्पाद बनाए जाते हैं, जैसे गन्ना उगाया प्राथमिक क्षेत्र वाले किसान ने और उसके गुड़ बनाया द्वितीय क्षेत्र में। और यह तृतीय क्षेत्र, इसमें विभिन्न प्रकार के शिक्षा सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, जैसे बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, चिकित्सा, पर्यटन इत्यादि। ये सब तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। सेवा क्षेत्र कौन सा है, वो है तृतीय क्षेत्र, सर्विस सेक्टर जो है। और संपूर्ण अर्थव्यवस्था की आर्थिक व्यवस्था का लेखांकन करने के लिए इसे 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, प्राथमिक, कृषि, और द्वितीय उद्योग, और तृतीय सेवा। ये इम्पोर्टेंट है। अगला, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है, तो वह है पूंजीवादी। पूंजीवादी प्रकार की अर्थव्यवस्था में क्या होता है, आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, लाभ अर्जित करना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक श्रम अवशोषित क्षेत्र है। तो देख सकते हैं हम प्राथमिक क्षेत्र, क्योंकि यहाँ किसान, जैसे प्राथमिक क्षेत्र के अंदर कौन आता है, किसान, वो बहुत मेहनत करता है, मेहनत से ज़्यादा श्रम करता है। तो ये देख सकते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक श्रम अवशोषक क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र है। प्राथमिक क्षेत्र की क्या है, ज़्यादा श्रम अवशोषक है। कृषि, मत्स्य पालन, खनन, वानिकी, डेयरी, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। और तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र कहा जाता है, इसमें ट्रेन, बैंकिंग, बीमा, ये सब आते हैं। अगला, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अमर्त्य सेन के सुझाव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें 2, 3, 4 सही है। सबसे इसे जन उन्मुख होना चाहिए, सबसे अधिक निर्धन व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए, और विश्व अर्थव्यवस्था में इनके एकीकरण के साथ राष्ट्रीय बचाव होना चाहिए। अर्थव्यवस्था के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है, भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन महोदय ने भारतीय अर्थव्यवस्था और यहाँ रहने वाली जनसंख्या के बारे में कुछ कहा है, ने उन्होंने अध्ययन किया है। तो उनके क्या सुझाव दिए, भारतीय अर्थव्यवस्था को जन उन्मुख होना चाहिए, और सबसे अधिक निर्धन व्यक्तियों को आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए, और विश्व अर्थव्यवस्था में इनके एकीकरण के साथ राष्ट्रीय बचाव होना चाहिए।
अगला क्वेश्चन हमारा नवा, ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। उस समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख व्यवसाय नहीं था? तो पर्यटन उस समय एक व्यवसाय नहीं था, जब अंग्रेजों के समय था, ब्रिटिश शासन के समय। तो देख सकते हैं, भारत में ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी और प्रमुख व्यवसाय क्या था? कृषि, विनिर्माण, हस्तशिल्प इत्यादि थे। किंतु ब्रिटिश शासन से पूर्व पर्यटन भारत के लोगों के व्यवसाय में सम्मिलित नहीं था। तो ये देख सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा, आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री हैं? तो कौन है? प्रोफेसर GK मेहता। और भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है? तो वो कौन सा क्षेत्र है? कृषि क्षेत्र। भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा है? कृषि क्षेत्र। देख सकते हैं, इसमें कृषि क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कहा जाता है, जो कृषि क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है? तो वो है पुजारी। ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? टोकरी बुनने वाला, माली, कुम्हार। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, वानिकी, मछली पकड़ना, ये सब आते हैं। और द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण करने वाले, वस्तुओं का उत्पादन। और तृतीय क्षेत्र में सेवाओं का उपयोग। स्पष्ट है कि पुजारी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। ये एक है व्यवसाय है टाइप में। तो आर्थिक विकास एवं मापन, स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य में निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? स्थिरता के साथ विकास, तो ये कौन सी थी? चौथी पंचवर्षीय योजना, स्थिरता के साथ विकास। भारत में आर्थिक नियोजन की शुरुआत 1950 के दशक में किसने की थी? प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय से शुरू हो गई थी तथा M विश्वेश्वरैया के प्रयासों के सुनिश्चित आर्थिक विकास के लिए प्रारंभ की गई थी। चौथी पंचवर्षीय योजना कब थी? 1969 से लेकर 74 तक। और इसका जो लक्ष्य था वो क्या था? स्थिरता के साथ विकास, आत्मनिर्भरता के प्राकृतिक उद्देश्य के साथ की गई थी। और ये जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण लगाने से इस योजना में परिवार नियोजन के कार्यक्रमों को भी लागू किया गया था। तो चौथी कब थी? 1969 से 74। अगला, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने जुलाई 2022 में विकासशील देशों में जीवन यापन की लागत के संकट नामक शीर्षक की रिपोर्ट जारी की? तो वह है UNDP। 14 जुलाई 2022 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने विकासशील देशों के जीवन यापन के संकट की रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक जीवन यापन संकट दुनिया में सबसे गरीब देशों में 71 मिलियन लोगों को अत्यधिक गरीबी धकेल रही है। तो ये UNDP की रिपोर्ट के अनुसार है। मानव पूंजी में निवेश किसके द्वारा किया जा सकता है? तो वह है इन सभी तीनों से, शिक्षा, चिकित्सा, देखरेख, प्रशिक्षण। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम आर्थिक जनगणना किस वर्ष में की गई थी? तो आर्थिक जनगणना कब की थी? 1977 में। भारत में प्रथम आर्थिक जनगणना 1977 में की गई थी, जबकि 6वीं आर्थिक जनगणना साल 2013 में की गई। आर्थिक जनगणना 2019 से 7वीं आर्थिक जनगणना की तैयारी प्रगति पर है, अभी एक हुई नहीं है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, ये इसमें देख लेते हैं, राष्ट्रीय आय। और भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन है? तो वो कौन है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ये पूछा भी जाता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करती है, मतलब। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1991 में। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। 1991 में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन कहाँ है? दिल्ली में। दिल्ली में। और यह राष्ट्रीय आय का आकलन करती है। यह संगठन सांख्यिकी और कार्यक्रम को मंत्रालय के अधीन है। द नेशनल सैंपल ये है। 23 मार्च 2019 को समन्वित कर दिया गया है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था वो ये है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। और इसकी स्थापना कब हुई? 2 मई 1991 को, और दिल्ली में है। और कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की? तो PC महालनोबिस ने।
1931 में। भारत के सैद्धांतिक तथा व्यापार सांख्यिकी में उन्नति की आवश्यकता को महसूस करते हुए प्रोफेसर पीसी महालनोबिस ने पथ प्रदर्शक के ये प्रयासों को 19वीं सदी के तीसरे दशक में 1931 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान अस्तित्व में आया। भारत में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि का योगदान लगभग कितने प्रतिशत है? तो 15%। 15% जीडीपी में योगदान किसका है? कृषि का है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार मूल्य संवर्धन में 3.9 की वृद्धि रही है। और सकल घरेलू बचत में कौन सा योगदान करता है? तो वो कौन सा है? सकल घरेलू बचत में परिवार, सकल घरेलू बचत में प्रमुख योगदान परिवार का है। और इससे जीडीपी में भी वृद्धि होगी, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी। जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो जीडीपी में भी बढ़ेगी और राष्ट्रीय आय भी बढ़ेगी। तो यह है। और सकल राष्ट्रीय आय हमेशा निविल राष्ट्रीय आय से अधिक होती है। तो इससे सम्मिलित होते क्या होती है? पूंजी खपत भत्ता। ये फॉर्मूला भी आता है, जीएनपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद बराबर जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम, जहाँ एक्स क्या है? देशवासियों द्वारा विदेश में अर्जित आय और विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय, जो माइनस है वो करेंगे हम। तो इस हिसाब से ये फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2014-15 की तुलना में भारत की प्रति व्यक्ति आय में वर्ष 2015-16 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो ये उस टाइम का पूछा गया होगा, 7.4 की वृद्धि हुई। अगला 1947 में भारत में प्रति व्यक्ति आय की वार्षिक आय कितनी थी? तो कितनी थी? 249.60। और आज़ादी के समय 1947 में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 249 रुपीज़, जो वर्ष 2021-22 के वित्तीय वर्ष से बढ़कर 1.5 लाख हो गई है अभी। और एक वित्तीय वर्ष की राष्ट्रीय आय को उसकी वित्तीय वर्ष की जनसंख्या से भाग देने पर देश की जनसंख्या की जितनी धनराशि है उसे देश की प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुछ भारतीय अर्थशास्त्री ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने का प्रयास करते थे। निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्री नहीं है? तो डी, ये अर्थशास्त्री नहीं है। बाकी 3 अर्थशास्त्री हैं। राष्ट्रीय आय किसी देश की एक साल में अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं की मौद्रिक मूल्य होती है। तो राष्ट्रीय आय जितनी अधिक होगी उसी के अनुसार अर्थव्यवस्था भी विकास ज़्यादा होगी। तो आज हमने इतने क्वेश्चन देखे। तो अगले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।